दोस्तों, आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे BA 6 सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का पेपर है। यह पेपर जो है 23 और 24 का पेपर है। इसका जो पेपर कोड है 308 है। तो इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश पार्ट 1 इसका जो है टाइटल है, पेपर टाइटल। तो इसमें जो दिए गए हैं 50 प्रश्न दिए गए हैं और 75 नंबर का आपका ये पेपर था। तो इसमें जो 50 प्रश्न है उनको हम सॉल्व करवाएंगे और इसमें 75 नंबर का मतलब ये पेपर था। 1 घंटा 30 मिनट इसको करने के लिए दिया गया था। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और अपने पॉइंट पर चलेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर और शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों को भी ये वीडियो मिल सके। चलते हैं पॉइंट पर। पहला प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा आपका हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक संघीय अर्थव्यवस्था है। उपयुक्त सभी इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो अर्थव्यवस्था जो होती है 3 प्रकार की होती है। एक हो गया आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरा हो गया पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, तीसरा हो गया आपका समाजवाद अर्थव्यवस्था। तो ये चीज़ें 3 चीज़ें आप याद रखना कि अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। पहला हो गया है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरा पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, तीसरा हो गया समाजवाद अर्थव्यवस्था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो मछली पालन जो है यही प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। वी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो यह बहुत ही साधारण और सरल प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। तो आप लोग इसे देख लीजिए। यह प्रश्न आपको सभी को पता होगा। इसका जो है 7वां स्थान है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बात करें पहले नंबर पर कौन सा देश है, दूसरे नंबर और तीसरे नंबर पे, तो जो पहले नंबर पर है आपका रूस है, दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर है चीन, चौथे नंबर पर अमेरिका है, 5वें पर है ब्राजील, छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें पर आपका भारत है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। 4 नंबर प्रश्न, विश्व में कुल आबादी का कितना प्रतिशत भाग भारतवर्ष में निवास करती है। तो इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17.76% निवास करती है। इसका भी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र की भारत से स्थलीय सीमा नहीं मिलती है। तो इसका जो स्थलीय सीमा नहीं मिलता है श्रीलंका का नहीं मिलता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाकी भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश तीनों देश जो हैं ये भारत से अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं। 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र भारत से जलीय सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन भूटान। बाकी मालदीव, श्रीलंका और जो म्यांमार है ये सभी अपना भारत देश से जलीय सीमा साझा करते हैं। तो वर्ष 1948-49 में भारत का कुल राष्ट्रीय आय कितना था। तो इसमें बात किया है राष्ट्रीय आय का। तो जो राष्ट्रीय आय था 8,710 करोड़ का था। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वी ऑप्शन अनुकूलतम जनसंख्या। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कब से प्रारंभ की गई थी। तो ये जो पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी आपका इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1951। भारत में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सबसे कम है। तो जो सबसे कम योगदान है वह है आपका द्वितीय क्षेत्र का। वी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है। तो यह जो है बिहार में है। और बात करें सबसे अधिक जो मतलब शिक्षित गरीबी 11 नंबर, हाँ गरीबी की बात करें मतलब अमीर जो है शिक्षित देश जो है यह आपका केरल है। केरल। और जो सबसे मतलब कम पढ़ा लिखा और गरीब राज्य जो है आपका बिहार है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बिहार। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो यहाँ पर बात कर दिया, अभी आपको ऊपर बताया गया है कि पढ़ा मतलब लिखा और शिक्षित जो है वो आपका केरल है और यहीं पर वह साक्षरता दर पूछ लिया। तो इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा केरल। और सबसे कम पढ़ा लिखा जो है मतलब शिक्षित बिहार मतलब जो शिक्षित राज्य है वो आपका हो जाएगा बिहार। इसका बिहार याद रखिएगा आप लोग। नीति आयोग की रिपोर्ट 15 जनवरी 2024 के अनुसार वर्ष 2013-14 से 22-23 के मध्य भारत में कुल कितने करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 24.82 करोड़। निम्नलिखित में से कौन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। तो आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो अस्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है आपको जमींदारी व्यवस्था को। वी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह कब पारित किया गया था। तो पारित किया गया था 1793 में। किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। भारत में इराजेदारी प्रथा या व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो इराजेदारी जो व्यवस्था है यह आपका किया गया था 1772 ईस्वी में किया गया था। इसे किया गया था यह वारेन हेस्टिंग के द्वारा। कब किया गया था 1772 ईस्वी में। तो इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो भारत में जमींदारी प्रथा की शुरुआत किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऊपर बताया गया है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा, इसका लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। वी ऑप्शन राइट आंसर। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल व गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रयोग में लाए जाते हैं। तो प्रयोग में जो लाए जाते हैं बीज इसमें हो जाएगा वी ऑप्शन HYV बीज लाया जाता है। वी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा वी 1968 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति का लाभ सीमित था। तो लाभ जो सीमित था इसका राइट आंसर होगा गेहूं और चावल पर।
भारत में कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो यह जो प्रारंभ किया गया था वर्ष 2010 और 11 में। सतत कृषि अवधारणा का प्रारंभ कब से माना जाता है? सतत कृषि प्रारंभ का अवधारणा माना जाता है 1977 से। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन कृषि में तकनीकी परिवर्तन का अंग नहीं है? तो यह जो अंग नहीं है जोतों की चकबंदी, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सतत कृषि विकास में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है, आपका राइट आंसर होगा, इसमें उपयुक्त सभी रासायनिक उर्वरक का किया जाता है, जैविक उर्वरक और कीटनाशक का। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन हेतु अधिनियम उत्तर प्रदेश में किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1951 में, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में अब तक कुल कितनी औद्योगिक नीतियों की घोषणा हो चुकी है? तो इसमें जो औद्योगिक नीतियों की घोषणा हुई है, 6 औद्योगिक नीतियों की घोषणा हुई है, ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारत सरकार के प्रथम वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन थे? तो इसके जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। प्रथम औद्योगिक नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अर्ध सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? तो इसे जो किया गया था वायुयान निर्माण के लिए, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टेलीफोन और बेतार यंत्रों के निर्माण को प्रथम औद्योगिक नीति में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? पूर्णतया सरकारी क्षेत्र, अर्ध सरकारी क्षेत्र, सरकार द्वारा नियमित और नियंत्रित क्षेत्र। तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा आपका 32 नंबर का ए ऑप्शन होगा, पूर्णतया सरकारी क्षेत्र। छठवीं औद्योगिक नीति लागू करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे श्री पी.वी. नरसिम्हा राव। सी ऑप्शन राइट आंसर हो। एकाधिकार एवं प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 1970 में। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एलपीजी आधारित औद्योगिक नीति से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें से जो संबंधित है उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1991। नई आर्थिक नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो सही कथन नहीं है, आपका राइट आंसर इसमें से हो जाएगा सी ऑप्शन। नई आर्थिक नीति ने देश में शहरीकरण शुरू करने में मदद की। इसका सी ऑप्शन गलत, मतलब राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं है। जब किसी सार्वजनिक उद्योग की पूंजी को निजी स्वामित्व में स्थानांतरित किया जाता है तब इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इसका भी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, निजीकरण कहा जाता है। भारतीय लघु उद्योग किस बैंक की स्थापना, इस बैंक की जो स्थापना हुई थी तो किस वर्ष इस बैंक की स्थापना हुई थी? आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, 1990 में हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में किया गया था। 8 अप्रैल 2015 में। भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो यह जो प्रारंभ हुआ था 1951 में प्रारंभ हुआ था। 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन। किसने किया था इसे प्रारंभ? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसके लिए किया था? जो कृषि है, इसे कृषि के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया था। ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? तो ब्राह्मी जो पंचवर्षीय योजना थी यह 31 मार्च 2017 को समाप्त हुई थी। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? तो नीति आयोग जो था यह 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया था। अब तक कुल कितनी भारत में पंचवर्षीय योजनाएं संचालित की जा चुकी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक कुल संचालित की जा चुकी हैं। भारत में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के मसौदे में समावेशी विकास की बात कही गई थी? तो यह जो कही गई थी ग्राभी, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अधिनियम में से किसके अंतर्गत भारत में श्रमिक संघों का पंजीकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह जो आधारित था इसका राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र के विकास पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना को निम्नलिखित में से किसने भारतीय संसद में प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो यह जो आधारित है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, आगत निर्गत मॉडल पर। लास्ट प्रश्न आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो इसे किया गया था डी पी धर द्वारा किया गया था। तो ये आपका लास्ट है, हमने पूरा पेपर सॉल्व करा दिया है, आपका लास्ट प्रश्न था। तो आपसे मेरा ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक पहुँचे, जिससे उन्हें भी अपनी तैयारी करने का अच्छे से मौका मिल सके और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके।